नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। देश के कई राज्यों से अब कोयले की कमी की खबरें सामने आ रही हैं और बताया जा रहा है कि यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब समेत करीब 10 राज्यों में कोयले की किल्लत के चलते आने वाले समय में बिजली संकट पैदा हो सकता है। अब केंद्र सरकार ने भी कोयले की कमी की बात को स्वीकार किया है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि यूपी, पंजाब में कोयले की कमी नहीं हुई है, बल्कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे राज्यों में जरूर कोयले की कमी देखने को मिल रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और आपको बता दें, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से जब कोयले की कमी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि पंजाब और यूपी में कोयले की कमी नहीं हुई है, बल्कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु में कोयले की कमी हुई है। उन्होंने कहा है कि इन राज्यों में कोयले की कमी के पीछे अलग अलग वजह मानी जा रही हैं। साथ ही ये भी बताया कि तमिलनाडु आयात किए कोयले पर निर्भर है, लेकिन पिछले दिनों में आयात वाले कोयले के दाम काफी तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में हमने तमिलनाडु से कहा है कि आप आयात वाले कोयले पर निर्भर हैं तो कोयला आयात करिए। उधर आंध्र प्रदेश में भी कोयले का संकट है। यहाँ रेलवे में कोयला पहुंचाने में देरी हो रही है और इसी के अलावा आंध्र प्रदेश में कोल प्लांट में विस्फोट की कमी हो चुकी है। और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते विस्फोटों की कमी हो गई है। और इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर के लिए। आपको बता दें, यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिवपाल की विचारधारा में बदलाव होता दिख रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। शिवपाल यादव का बड़ा सियासी बयान, कहा समान नागरिक संहिता की मांग लागू हो। शिवपाल यादव की तरफ से बयान सामने आया है, जहां कॉमन सिविल कोड लागू करने की सिफारिश करते नजर आए शिवपाल यादव। और आपको बता दें कि शिवपाल, लोहिया और अंबेडकर ने भी यही मांग की थी, कॉमन सिविल कोड के लिए लड़ेंगे। शिवपाल यादव ने कहा है कि शिवपाल पार्टी में कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की। आपको बता दें, कॉमन सिविल कोड को लेकर यहां पर सिफारिश करते नजर आए शिवपाल यादव। और ये एक बड़ी खबर है क्योंकि शिवपाल की विचारधारा का ये बदलाव यहां देखने को मिल रहा है, जहां कॉमन सिविल कोड के लिए लड़ने की बात शिवपाल यादव कर रहे हैं। दरअसल एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां कार्यकर्ताओं के बीच शिवपाल यादव ये बातें करते नजर आए, जहां उन्होंने साफ कह दिया है कि सिविल कोड जो है उसको लेकर एक बयान दे दिया है शिवपाल यादव ने, जिसके बाद से अब सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें, शिवपाल यादव का ये बड़ा सियासी बयान माना जा रहा है, जहां समान नागरिक संहिता की मांग को लागू करने को लेकर शिवपाल यादव ने तो हम लोग आज ही उनके जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक संहिता की आवाज तो यहीं से हम लोगों का चाहे आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें लोहिया जी के और अम्बेडकर जी के जो भी सपने अधूरे थे, उनकी आवाज उठाकर के अपने संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। वास्तव में उन्होंने भी आवाज उठाई थी, लोहिया जी ने 67 में आवाज उठाई थी। तो हम लोग आज ही उनके जयंती के शुभ अवसर पर समान। इसी के साथ ही बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बेशक इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में हार गए हों, उन्हें हार का सामना करना पड़ा हो और सत्ता से बेदखल किए गए हों, लेकिन इस प्रकार कुर्सी को फिर से पाने के लिए वो तमाम तिगड़मबाजी कर रहे हैं। और अब उनकी पार्टी के 123 सांसदों ने नेशनल असेंबली से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद अब नेशनल असेंबली विपक्ष विहीन हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेता और पूर्व मंत्री फारूक हबीब ने गुरुवार को बताया है कि नेशनल असेंबली के कार्यवाहक अध्यक्ष कासिम सूरी ने हमारी पार्टी के 123 सांसदों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। ऐसे में पाकिस्तान में आम चुनाव जरूरी हो गया है। तो वहीं इमरान खान को लेकर भी पाकिस्तानी चुनाव आयोग को लेकर लेटर भेजकर उन्होंने अपने सभी सांसदों के नाम वापस लिए हैं, जो कि किसी न किसी संसदीय समिति के सदस्य रहे हैं। उन्होंने आयोग से अपील की है कि उनकी पार्टी के किसी भी सदस्य को संसद की किसी भी समिति में शामिल न किया जाए, क्योंकि उनके सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए ऐसा करना सही नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो और उनकी पार्टी नई सरकार में किसी भी तरह शामिल नहीं होना चाहते।
तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच अब रूस से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। यहां पर रूस के रक्षा मंत्री और पुतिन के खास सर्गेई शोइगु की गंभीर दिल का दौरा पड़ा है उन्हें, और ये प्राकृतिक कारणों से नहीं है। ऐसे में संदेह होने पर 20 जनरलों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि शोइगु को ये दिल का दौरा कुछ गलत तरीकों यानी गड़बड़ी से हुआ है, यानी कि ये दवा रूसी इजरायली कारोबारी लियोनिद जेवलेनिन के द्वारा किया गया है। और यहां पर शोइगु 2012 से पुतिन के करीबी सहयोगी माने जाते हैं और वो आक्रमण के शुरुआती दौर में मुख्य आधार थे, लेकिन हफ्तों से वो काफी हद तक गायब नजर आए। आपको बता दें, नेवजलिन ने बताया है कि शोइगु एक दशक तक पुतिन के दाहिने हाथ और रूसी सेना के नेता रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध के शुरुआती हफ्तों में वो मुख्य आधार थे, लेकिन हाल ही में क्रेमलिन की नियमित ब्रीफिंग से वो गायब होते नजर आए। बताया जा रहा है कि आक्रमण की धीमी प्रगति पर मार्च के अंत में पुतिन और शोइगु के बीच तनाव की स्थिति बन गई थी। ऐसे में नेवजलिन ने शोइगु के हार्ट अटैक पर संदेह जताते हुए कहा कि यह प्राकृतिक कारणों से नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि इसे हत्या का विषय बताया है। शोइगु को कल आखिरी बार आर्कटिक के विकास के बारे में पुतिन और अन्य मंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में देखा गया था, लेकिन उन्होंने इसमें कोई बात नहीं की। ऐसे में यह भी चर्चा है कि यह वीडियो पहले से ही रिकॉर्डेड है और लोगों को भ्रमित करने के लिए इस फुटेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं बीते कुछ दिनों से जेएनयू विवादों में बना हुआ है। हाल ही में दो छात्र संगठनों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद अब एक नया मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जेएनयू कैंपस के आसपास भगवा झंडे लगाए जाने का यह मामला है। दरअसल बता दें आपको कि भगवा झंडे हिंदू सेना की ओर से लगाए गए हैं। इसके साथ ही कुछ पोस्टर्स भी लगाए गए। इन पोस्टर पर भगवा जेएनयू लिखा है। अब बता दें कि जेएनयू कैंपस के आसपास भी ये पोस्टर लगाए गए हैं और इन पोस्टर पर भगवा जेएनयू लिखा गया है। बता दें कि यह घटना तब हुई जब हाल ही में जेएनयू में दो छात्र संगठनों में हिंसक झड़प हो गई थी। तो वहीं जेएनयू में हुई इस हिंसा के बाद यूनिवर्सिटी की वीसी का बयान सामने आया है। वीसी शांति श्री धूलीपड़ी ने बताया है कि पंडित ने कहा था कि मैं जानता हूं कि इस धारणा को ठीक करना चाहती हूं कि हम टुकड़े टुकड़े हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। पदभार संभालने के बाद मैंने किसी को भी इस तरह की बात करते नहीं देखा। उन्होंने ये कहा था कि जेएनयू एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय है। हम व्यक्तियों की पसंद का सम्मान करते हैं, युवा लोगों की राय है और हम विविधता और असहमति की सराहना करते हैं, लेकिन इसे हिंसा के जरिए खत्म नहीं होने देंगे। और आगरा में 4 दिन पहले ही एक विशेष समुदाय के युवक के द्वारा छात्रा को भगाने का मामला सामने आया था। इसके चलते आक्रोशित लोगों ने युवक के 2 घरों में आग लगा दी थी और वहीं अब हिंदुवादी संगठनों पर आग लगाने का आरोप लगाया जा रहा है। तो वहीं संगठनों में युवक की गिरफ्तारी न होने को लेकर आक्रोश है। आपको बता दें कि छात्रा को बुधवार की देर रात दिल्ली से पुलिस ने बरामद कर लिया था, पर अभी तक पुलिस के हाथों आरोपित युवक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। तो वहीं छात्रा का एक वीडियो भी बुधवार से वायरल हो रहा है, जिसमें वो न्याय की गुहार लगाती नजर आ रही है। तो वहीं आगजनी के बाद एसएसपी आगरा ने चौकी प्रभारी रोनकता को लेकर निलंबित कर दिया है। अपनी स्वेच्छा से एक साथ आए हैं। हम दोनों ने शादी कर ली है और हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। हमारी वजह से किसी को भी ना परेशान किया जाए, ना हमारे घर वालों को, ना इनके घर वालों को। और मैं अपने बयान आगे खुद दूंगी। मैं अपने घर वालों के साथ नहीं जाऊंगी। वो कोशिश करेंगे कि मैं उनके साथ जाऊं और हो सकता है वो मुझे मार भी दें, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले भी जहर दिया है। इसलिए मैं पुलिस की प्रोटेक्शन में रहूँगी और अपने बयान खुद दूंगी, जज के सामने भी दूंगी। हम दोनों अपनी 4 दिन पहले एक बालिग लड़की एक लड़के के साथ चली गई थी और दोनों बालिग थे। ये दोनों अपोजिट संप्रदाय के थे। लड़की पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है। अभी कोर्ट ना खुलने के कारण, बंद होने के कारण, छुट्टी होने के कारण उनका अभी बयान नहीं हो पाया था। इस बीच ये यहाँ के कुछ धर्म जागरण समन्वय संघ के कुछ कार्यकर्ता हैं इकट्ठे हुए और उन्होंने जिस लड़के के जो लड़की लेके गया था उसके घर में आग लगाई है। मैं मौके पर हूँ। आग बुझा दी गई है। यहाँ पर पूर्णतः शांति है और कोई ऐसी बात नहीं है। एफआईआर रजिस्टर की जा रही है और बहुत जल्दी सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। लापरवाही बरतने पर
यहाँ के जो रौनकता के चौकी इंचार्ज हैं उन्हें मेरे द्वारा निलंबित किया गया है और जो थानाध्यक्ष हैं उनके खिलाफ जांच संस्थित की गई है। यदि इनकी भी लापरवाही पाई जाएगी तो इनको तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ममता भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ममता, आपसे समझना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या कुछ निकल कर आ रहा है और अब क्या कार्रवाई देखने को मिल रही है? बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बता दूं ये 4 दिन पूर्व की घटना है जहां थाना सिकंदरा क्षेत्र के रौनकता चौकी क्षेत्र में जो रौनकता है वहां पर एक विशेष समुदाय मुस्लिम समुदाय के एक युवक एक लड़की को भगा के ले गया। हालांकि दोनों एसएसपी के द्वारा बताया गया दोनों ही बालिग हैं और दोनों ही अपनी मर्जी से गए हैं। लेकिन जब हिंदू और मुस्लिम जब विशेष समुदाय का जब मामला आया तो हिंदूवादी कुछ संगठनों ने 2 दिन पूर्व ये थाना इंचार्ज को एक चेतावनी भी दी थी कि अगर लड़की अगर बरामद नहीं होती तो थाने का घेराव करेंगे और इस तरह की उन्होंने चेतावनी दी थी। लेकिन पुलिस के द्वारा बताया गया कि बुधवार की शाम लड़की को बरामद कर लिया गया है और जिसको देखते हुए जहां लड़का अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है, तो वहीं इसी बात को लेकर के आज हिंदूवादी संगठनों के कुछ नेताओं ने वहां जो विशेष युवक था, जिम संचालक था, वो उसके घर में और उसकी जिम में आग लगा दी। ये जो वीडियो हम देख पा रहे हैं, जो वीडियो हमारे सामने आई, उसमें लड़की खुद कहती नजर आ रही है कि हम अपनी मर्जी से भागे हैं और पुलिस प्रोटेक्शन में मैं रहना चाहती हूँ और मुझे पहले भी मेरे घर वालों ने जहर दिया है। इसको लेकर पुलिस की क्या कार्रवाई है? बिल्कुल, जिस तरह जो वीडियो लड़की के द्वारा वायरल किया गया है तो लड़की साफ तौर पे वीडियो में कहती नजर आ रही है कि हम पुलिस प्रोटेक्शन में मैं रहना चाहती हूँ और पहले भी घर वालों के ऊपर ही वो आरोप लगाती दिख रही है उस वीडियो में। तो साफ है, जिस तरह पुलिस अधिकारियों का भी ये कहना है कि लड़का लड़की दोनों बालिग हैं और जो लड़की के बयान है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और बाकी रहा जो हिंदूवादी जो नेता थे जिन्होंने जो घर के अंदर जिम संचालक था, जो लड़का युवक था, उसके अंदर घर के अंदर जो आग लगाई और जिम में आग लगाई, तो उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। जी, पर क्या अब तक कोई गिरफ्तारी हो पाई है या आसपास के जो लोग हैं क्या उन्होंने किसी को आग लगाते हुए देखा? क्योंकि 2 घरों में यहाँ पर दिन दहाड़े आग लगाई गई और अभी तक एक भी गिरफ्तारी की खबर नहीं देखने को मिल रही है। बिल्कुल, जिस तरह वहां जो आग लगाने का जो मामला है वो असल में जो विशेष समुदाय का मामला था, इसलिए वहां के क्षेत्र के काफी लोग एकत्रित होकर उन्होंने वहां हिंदूवादी नेताओं ने सबने मिलकर आग लगाई। इसलिए किसी ने कुछ उनको आग लगाने से रोका नहीं गया। यही वजह रही है कि वहां आग लगा दी गई। हालांकि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। जी, लेकिन ममता, कोई गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि बहुत चौंका देने वाली बात है कि किसी के घर में आग लगा दी गई, इतनी भीड़ वहां पर, जैसे कि आप कह रही हैं कई लोग वहां मौजूद थे आग लगाने के लिए, तो अभी तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? बिल्कुल, अगर गिरफ्तारी की बात करें तो कुछ लगभग 8 लोगों को वहां पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया, जिनसे लगातार पूछताछ पुलिस के द्वारा की जा रही है और वही पुलिस उनसे पूछताछ के बाद कार्रवाई करने की बात भी कर रही है। जी, चलिए ममता, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और दर्शकों को बताना चाहें कि यहाँ पर प्रेम प्रसंग का पूरा मामला है, जहां पर एक युवक और युवती घर छोड़कर भाग गए और इसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ। लेकिन इसके बाद व्यक्ति विशेष समुदाय से रहता था, इसी वजह से घर में जो है आग लगा दी गई है और आक्रोश देखने को मिल रहा है दोनों ही परिजनों की तरफ से। बहरहाल गिरफ्तारी को लेकर अब तक कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आगरा से ही सामने आ रही है। आपको बता दें कि आगरा में ताज का दीदार अब फ्री होने जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि 18 अप्रैल को निःशुल्क निहार सकेंगे पर्यटक ताजमहल की खूबसूरती। बड़ी खबर इस वक्त की ताजमहल से, ताज नगरी से आ रही है। यहां पर आपको बता दें कि 18 अप्रैल से फ्री में पर्यटक ताजमहल का दीदार कर सकेंगे और आगरा में किला और फतेहपुर सीकरी में भी फ्री दीदार किया जा सकेगा। 18 अप्रैल को कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, टिकट नहीं लगेगा। विश्व धरोहर दिवस के मौके पर पर्यटकों के लिए ये सौगात दी जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि अगर आप पर्यटक हैं और आप आगरा घूमना चाह रहे हैं तो ये खबर आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर निःशुल्क आगरा में जाकर ताजमहल का दीदार किया जा सकेगा। साथ ही फतेहपुर सीकरी में भी बिना टिकट के जा सकेंगे। और आपको बता दें विश्व धरोहर दिवस के मौके पर पर्यटकों के लिए ये सौगात दी गई है।
और इसी बीच शाहजहांपुर से भी एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी नेता ने एक युवक को बंधक बनाकर पीटा है। बड़ी खबर इस वक्त की शाहजहांपुर से सामने आ रही है। यहां पर एक युवक की पिटाई की गई और आरोप लगाया जा रहा है कि ये शख्स जो पीट रहा है वो बीजेपी का नेता है और बीजेपी नेता की तरफ से युवक को पीटने का ये वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल युवक को मारते मारते मुर्गा बना दिया गया और कानून को हाथ में ले रहे बीजेपी नेता को वीडियो में देखा जा सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। एक वीडियो दरअसल सामने आया था जहां पर एक शख्स दूसरे को पीट रहा है और आपको दिखा दें कि किस तरीके से यहां पर एक कमरे में मौजूद हैं तमाम लोग और एक शख्स की पिटाई यहां पर की जा रही है। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद से ही पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है और इस वीडियो की जांच की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस शख्स को मार रहा है ये आदमी और इसे बीजेपी का नेता बताया जा रहा है, जो लाठी से इस लड़के को मार रहा है और इसको मुर्गा बनने के लिए कहा जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यहां उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक पति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। शख्स ने पत्नी के सर पर हथौड़े से वार किया और फिर गर्दन काटकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल हत्या करने के बाद आरोपी खुद ही थाने पहुंचा और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल पति पत्नी में अक्सर ही विवाद रहता था। बताया जा रहा है कि पति शराब भी पीता था और अक्सर पति पत्नी में झगड़ा रहता था। नौबत मारपीट तक जा पहुंची थी और अब बेटे के अनुसार बताया गया है कि उसके पिता ने मां के सिर में पीछे से एक हथौड़ा मारा और फिर चाकू से पत्नी का गला और मुंह काट दिया। बेटे के अनुसार हथौड़े से पत्नी के सारे दांत भी तोड़े गए। बेटे ने यह भी बताया कि वो अपने पिता से गुहार लगाता रहा कि मां को छोड़ दो, लेकिन पिता ने बेटे की एक नहीं सुनी। उसे डांट दिया और चुप रहने को कहा। पत्नी को मारकर कंबल से ढक दिया गया और पत्नी को मारकर पति अपने बेटे के साथ थाने पहुंच गया। वहां जाकर उसने पूरी घटना पुलिस को बताई। बहरहाल पुलिस उसके घर पहुंची जहां कमरे में महिला का शव पड़ा बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने मौके से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और हथौड़ा बरामद कर लिया है और इस सूचना पर फोरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। और कोरोना की बात करें तो कोरोना के मामले कम होने के बाद अब देश भर में स्कूल कॉलेजेस खोल दिए गए हैं। लगभग 2 साल से बंद हुए स्कूल कॉलेज वापस शुरू होने से बच्चों में इसे लेकर काफी उत्साह है। लेकिन इसी बीच दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में ही कोरोना के मामले सामने आते नजर आ रहे हैं। ताजा मामले की बात करें तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी पिछले 7 दिनों में करीब 44 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 16 बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं और नोएडा में कोविड के कुल मामले 167 हैं। प्रभावित बच्चों का प्रतिशत करीब 26.3 है। और आपको बता दें कि नोएडा सेक्टर 40 के खेतान पब्लिक स्कूल में 11 अप्रैल को 13 बच्चे और 3 टीचर कोरोना से संक्रमित हुए थे। इसी के बाद से स्कूल मैनेजमेंट ने खुद इसकी जानकारी सीएमओ ऑफिस को दी और नोएडा के स्कूलों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। ये एडवाइजरी जिले के सीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा की ओर से जारी की गई, जिसमें स्कूलों को कहा गया है कि गौतम बुद्ध नगर में जिस तरह से स्कूलों में कोरोना महामारी का संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर एहतियात बरतने की जरूरत है। तो वहीं एनटीपीसी रेहिंद स्टेशन के सुरक्षा में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने रेहिंद इकाई की अग्निशमन शाखा के तत्वाधीन में गुरुवार को अग्निशमन परिसर में अग्निशमन सेवा दिवस मनाया है। इस दौरान 20 अप्रैल तक चलने वाले अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रेहिंद स्टेशन के मुख्य महाप्रबंधक देवव्रत पाल ने किया और इस कार्यक्रम का समापन अग्निशमन शाखा के सहायक समादेष्टा देवचंद के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। संचालन और अतिथियों का स्वागत अग्निशमन शाखा के इंस्पेक्टर अवधेश कुमार ने किया और मुख्य अतिथि देवव्रत पाल ने 14 अप्रैल 1944 को मुंबई के विक्टोरिया के भीषण अग्निकांड में शहीद हुए अग्निशमन कर्मियों को पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया है। तो इस कार्यक्रम में अन्य महाप्रबंधक, विभाग अध्यक्ष, उप समादेष्टा प्रदीप कुमार और बल के अन्य अधिकारियों ने अग्निशमन कर्मियों को पुष्प अर्पित कर नमन किया है। तो वहीं मुख्य अतिथि ने लोगों से आग और सावधानी पूर्वक आग का उपयोग करने को आग्रह किया है। इसके पहले श्री पाल ने लोगों को अग्नि सुरक्षा के संदर्भ में शपथ भी दिलाई।
खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली के मोहगवा गांव में घूर डालने के विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए और आपको बता दें, अधिक दबंगों ने अपने घूर पर डाल गोबर रहे परिवार पर हमला कर दिया है। इसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत काफी गंभीर है और गंभीर अवस्था में उसे सीएचसी ले जाया गया। यहां घायलों की हालत देखते हुए, गंभीर हालत में देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। लड़का का गोबर भाव का मारे पीटे तो हम लोग थोड़ा बचाव चक्कर में गए, तो हम लोगों का घेर घाट के सब लोग परिवार में लड्डन पाले, माता फिर पाले और संतोष पाले, पूरा परिवार बीबी बच्चा सहित सब लाठी डंडा जो औजार मिले हर औजार से मारे साहब। कितने लोग थे मारपीट? मारने में सर हमको बहुत लोग थे, हम सर गिनने पे करीब 7-8 लोग रहे, सब बच्चे उच्चे लेके सब। कितने लोग आपकी तरफ से घायल हुए? हमारी तरफ से 3 लोग। और रायबरेली की सड़कों पर लंबे समय से एक बार फिर से एक विवाद सामने आया, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुशासित स्वयंसेवी पूर्ण गणवेश में नजर आए हैं। हर साल आयोजित होने वाला स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन कार्यक्रम पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते बंद था। इस साल हालात बेहतर होने पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर इसका आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों और स्वयंसेवियों ने जीआईसी परिसर में इकट्ठा होकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया है। संजय सिंह नाम है मेरा और मैं अवध प्रांत का सह प्रांत का रहा हूँ। ये प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक पथ संचलन का कार्यक्रम होता है। इसमें सभी स्वयंसेवक अपना पूर्ण गणवेश में और नगर के विभिन्न जो मार्ग निश्चित किया जाता है उसमें पथ संचलन का कार्यक्रम करते हैं अनुशासित ढंग से। ये जो वर्ष भर की हम साधना करते हैं उसका एक समाज के सम्मुख एक प्रकटीकरण है। समाज के सम्मुख हम एक बार जाते हैं, अपना अनुशासित ढंग से कैसे हम और कार्यक्रम करते हैं, कैसे हम प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उसको समाज में एक बार उसका दिग्दर्शन कराने के लिए, शक्ति का दिग्दर्शन कराने के लिए, और इस बार वर्ष में एक बार पथ संचलन का भी कार्यक्रम करते हैं। विगत 2 वर्षों में कोरोना के कारण से और संचलन का कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाया था। कोरोना के बाद ये पहला पथ संचलन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। रायबरेली में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लड़ाई हुई। इसमें दोनों पक्ष से आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके बाद ग्रामीणों और परिजनों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां पर घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद में थाना नसीरपुर के गांव में बाबा अंबेडकर की प्रतिमा पर हमला कर दिया गया। इसके बाद से गांव में तनाव का माहौल है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामला शांत करवाने की कोशिश की गई, पर गुस्साए ग्रामीणों ने कुछ भी नहीं सुना और वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। दरअसल केसरी में बीती रात को केक काटने को लेकर 2 पक्षों में ये विवाद हुआ था और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई। इसी दौरान रात में असामाजिक तत्वों ने गांव के बाहर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसके बाद गांव में तनाव शुरू हुआ, तो वहीं सूचना पर थाना नसीरपुर पुलिस के साथ साथ नगला खंगर सिरसागंज पुलिस के साथ तहसीलदार सीओ सर्किल मौके पर पहुंच गए और शुक्रवार की सुबह गांव में प्रशासन ने अंबेडकर की प्रतिमा को नई प्रतिमा मंगवाकर स्थापित करवाया। तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। बताया जा रहा है कि गुरुवार को गांव केसरी में बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाया जा रहा था और उनकी अनुयायी केक काटकर उनका जन्म दिवस मना रहे थे कि तभी गांव के 2 पक्ष आपस में पहले किसका केक कटेगा लेकर विवाद करने लगे। ये केसरी गांव जो है थाना नसीरपुर क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पे कल अम्बेडकर जयंती मनाई गई थी। रात्रि के समय कुछ अराजक तत्वों द्वारा मूर्ति को खंडित किया गया है। प्रारंभिक जांच की जा रही है कि किसने मूर्ति खंडित की है। उससे पहले हम पुलिस द्वारा जो है नई मूर्ति मंगवा ली गई है, उसको लगवा दिया गया है। अब जांच की जाएगी किसने मूर्ति खंडित की, लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो भी सूचना मिलेगी उसके आधार पर और तहरीर प्राप्त होगी, उसी के आधार पर आगे की विधि कार्रवाई की जाएगी। किस तरह का मामला है ये?
तो वहीं बांदा में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई है। तो इस आग की चपेट में आने से 3 दुकानें जलकर राख हो गई। साथ ही आपको बता दें कि पीड़ित दुकानदारों का यह आरोप है कि किसी अराजक तत्व ने यह आग लगाई है। गौरतलब है कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने बल के साथ दमकल की टीम भी वहां पहुंची और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला शहर कोतवाली अंतर्गत केन पथ का है और पुलिस स्थानीय लोगों के आरोपों की भी जांच कर रही है। मेरी दुकान में रात 12 बजे के बाद 1 2 4 10 मिनट यानी 12 हो 10 मिनट हो ज्यादा हो कितने में लगी आग। क्या लगता है किसी ने लगा दिया कि लग गई? लग गई नहीं सर, लगा दिया किसी ने लगा दिया। हाँ। तो ये बताइए नुकसान कितने का हुआ? सर इसमें लगभग 2.5-3 लाख रुपए का पूरा नुकसान में बारदाना दुकान का हो गया मेरा। तुम्हारे अलावा और किसी का भी जला का? हाँ सर, बगल में और किसी का जला है। 2 झुग्गियाँ और थी वो भी जल गई है। 2 झुग्गियाँ और जल गई? हाँ। लमसम कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग सर 1.5-2 लाख से तो सर कम होगा ही नहीं, क्योंकि मेरा नकदी रुपए भी। आपका क्या था? आपका दुकान? जी दुकान थी हमारी, मैं काम भी करता हूँ रात दिन में हमारी बैठ। तो वहीं बरेली में एक बार फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का मामला सामने आया। पहले हफीफगंज थाना क्षेत्र के रिठौरा में और अब भूता थाना क्षेत्र के सिंघाई गांव में ये मामला सामने आया है, जहां पाकिस्तान के गाने बजाकर जिंदाबाद के नारे लगाए गए। तो वहीं स्थानीय लोगों ने एक दुकानदार को ऐसा करते हुए वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल कर दिया गया। इसके बाद से ही इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल हिमांशु पटेल नाम के एक युवक ने भूता थाने पर तहरीर देकर यह मुकदमा दर्ज कराया। तो वहीं अब इस पूरे मामले को दर्ज कराने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, जबकि दूसरी ओर पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि इस तरह का दूसरा मामला सामने आने के बाद भी पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं कर रही। वहीं लोगों का यह कहना है कि लोग विवादित गाने और नारेबाजी कर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल का कहना है कि बरेली के एक युवक ने तहरीर देकर बताया है कि एक दुकानदार पाकिस्तानी गाने चलाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था और इस मामले को अब संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। गांव में एक दुकान पर पाकिस्तान जिंदाबाद का एक गाना बजाया जा रहा था। इस संदर्भ में शिकायत पर थाना भूता में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा इस संदर्भ में वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित कराए जा रहे हैं। जिन 2 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है उन पर साक्ष्य संकलन के आधार पर शीघ्रता से कार्रवाई सुनिश्चित करेगी ताकि गाँव। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें आर्या न्यूज।